हाय फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहे हैं। संविधान के भाग 3 यानी कि जो ये मूल अधिकार वाला भाग है ना, इसको नाम दिया गया है भारत का मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में मिलता है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित एवं एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या है? कि राजनीतिक लोकतंत्र के जो आदर्श है उनकी उन्नति हो ना। मूल अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के बारे में बताया। ठीक है, ये अधिकार जो है मूल अधिकार, ये देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को उपलब्ध है या नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य ये है कि ये सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता भंग होती है, तो उसके खिलाफ, है ना, ये नागरिकों के पक्ष में और सरकार के खिलाफ मूल अधिकार है। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। मूल अधिकारों को जो नाम दिया गया है मूल अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे संविधान के अंतर्गत ही, जो हमारी संविधान की किताब है उसके अंतर्गत ही इन अधिकारों को संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए भी आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 अधिकार थे। कितने? मूल रूप से संविधान में हमें 7 अधिकार प्रदान किए थे। ठीक है, उसमें पहला था, सबसे पहले भाग 3 है ना। भाग 3 में अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 33 तक हमें मूल अधिकारों के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, फिर भाग 3 जो है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, और ये जो भाग 3 के अधिकार है, हमारे पास शुरुआत में जो ये अधिकार थे ना, ये 7 अधिकार थे। कितने थे? 7 अधिकार। 7 अधिकार कौन कौन से थे? पहला था समानता का अधिकार। ये हमें पढ़ने को मिलेगा अनुच्छेद 14 से 18 में, समानता का अधिकार। ठीक है, फिर दूसरा अधिकार था हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 में। फिर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये हमें मिलता है अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आप किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हो। देश के सभी नागरिकों के साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 के साथ। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वो हमें मिलता है अनुच्छेद 25 से 28 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है,
वो है हमें 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, फिर छठा अधिकार है वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इसे मैं क्या कह रही हूँ? इसे मैं कह रही हूँ ये अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कभी मूल अधिकार हुआ करता था, आज ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, आज ये सिर्फ एक नॉर्मल अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है अधिकार तो है पर सामान्य अधिकार है। ये जो है संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। और ये मूल अधिकार क्यों नहीं है? ये मूल अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया गया उस समय संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के नॉर्मल ठीक है सामान्य अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, भाग 300 के तहत। ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 है ना, 1978 में इसे क्या कर दिया गया? इसे मूल अधिकार से निकाल के इसे संविधान में सामान्य अधिकार के रूप में शामिल किया गया भाग 301 के रूप में, आर्टिकल 300। ठीक है, आर्टिकल 301 के रूप में भाग 12 में है ना, भाग 12 में आर्टिकल 301 के रूप में इसे शामिल किया गया। भाग कौन सा? भाग 12 और आर्टिकल कौन सा है? 301। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है? वो अब एक सामान्य अधिकार है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, ठीक है, 7वां वो अधिकार है कौन सा? वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हम एक एक करके सभी आर्टिकल्स को देखेंगे। फिर सबसे पहले देख लेते हैं हम संविधान, ये जो मूल अधिकार है इनकी विशेषताएं। ये जो मूल अधिकार है ये क्या है? इनमें से कुछ मूल अधिकार जो है वो नागरिकों को उपलब्ध है और जबकि अन्य जो सभी अधिकार है वो क्या है? वो नागरिक, विदेशी लोग, कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनियां सभी को उपलब्ध है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 19, 29, 30 है ना, ये जो अधिकार है, ठीक है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, अनुच्छेद 29, 19, 16 इस तरीके से। और बाकी के जो अधिकार है इनको छोड़ के वो क्या है? वो अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कानूनी परिषद एवं कंपनियां हो। ठीक है, तो मूल अधिकारों की सबसे पहली विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता सभी के लिए उपलब्ध, सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए ना। और वो कौन कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए? वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में नागरिकों को ही उपलब्ध है। जो भारत के नागरिक हैं ये अधिकार सिर्फ उन्हें उपलब्ध है। बाकी के जो अधिकार है वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो फिर विदेशी हो। ठीक है, फिर जो ये मौलिक अधिकार है ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है वो असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, अर्थात राज्य जो है उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं और ये संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है उसकी दूसरी विशेषता क्या है? ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं किंतु वाद योग्य। दोनों का मतलब क्या है? असीमित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को जैसे बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोल सकते हो ना। इन पर कुछ ना कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की एकता, सुरक्षा है ना, इन सब आधारों पर क्या है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको गाने सुनने का अधिकार है तो ये जरूर ये नहीं है ना कि आप बहुत इस तरीके से लाउड स्पीकर तेज कर दो ताकि उससे दूसरों को हानि पहुंचे। वो तो इस तरीके से क्या है कि आप मूल अधिकारों
को जो है वो असीमित नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और अगर जब प्रतिबंध लगाया जाता है, अगर वो गैर कानूनी है, ठीक है, प्रतिबंध लगाने का आधार अनुचित है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अदालत जो है उस बात का निर्णय करती है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये उचित है या अनुचित, ठीक है। तो अनुचित जो प्रतिबंध लगाया जाता है उस पर अदालत है अपना अदालत उस प्रतिबंध को निरस्त कर देती है, ठीक है। फिर तीसरे है कि ये सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। ये जो अधिकार नागरिकों को मिले हुए ये सभी क्या है, सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उनमें कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। यानी कि ये जो अधिकार है, ठीक है, ये सभी क्या है, सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है, सरकार के विरुद्ध। और कुछ अधिकार जो है वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जैसे क्या अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 14 कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि ठीक है, तो अनुच्छेद 14 का जब हमारे उल्लंघन होता है तो हम क्या करते हैं, हम सरकार के विरुद्ध मामला दायर करते हैं, ठीक है। जैसे निजी व्यक्तियों के खिलाफ जब अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का विरोध करता है, अनुच्छेद 17 छुआछूत का विरोध करता है, ठीक है। तो वो किसके खिलाफ उपलब्ध हो गया, छुआछूत तो सरकार तो वैसे भी नहीं कर सकती, लेकिन आपसे कोई एक आम आदमी भी आपके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 17 जो है वो किन के खिलाफ हमें अवेलेबल हो गया, वो हमें अवेलेबल हो गया निजी व्यक्तियों के खिलाफ, ठीक है। तो क्या है मूल अधिकारों की विशेषताओं में पहला कि ये जो मूल अधिकार है ये सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उनमें से कुछ अधिकार जो है वो नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। किन के लिए उपलब्ध है, सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है ना। फिर दूसरा है कि ये असीमित नहीं है, यानी कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन ये वाद योग्य होते हैं। अगर इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया वो अनुचित है, ठीक है, और ये अनुचित है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करती है अदालत, ठीक है। अगर ये अनुचित है तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। फिर ये जो मूल अधिकार है ये सभी सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है, और इनमें से कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है, ठीक है। फिर ये जो मूल अधिकार इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं जो कि राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, और कुछ सकारात्मक होते हैं जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं, ठीक है। जैसे कि नकारात्मक वाले मतलब ये जो मूल अधिकार होते हैं इनमें से क्या होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक मतलब कि ये राज्य को मना करते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, इसलिए क्या हुए, इसलिए हुए नकारात्मक, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। समानता के अधिकार में राज्य को ये निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 14 के द्वारा, कि राज्य जो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। राज्य से ये कहा गया है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गए, वो नकारात्मक वाले हो गए, ठीक है। जैसे कि राज्य जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए क्या हो गए मूल अधिकार के में कुछ अधिकार सकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक विशेषताओं वाले भी होते हैं और कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले भी होते हैं। जैसे नकारात्मक वाले वो होते हैं जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित होते हैं, यानी कि राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नकारात्मक, ठीक है, वो राज्य को मना कर रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए, वो अधिकार होते हैं नकारात्मक, ठीक है। और जो सकारात्मक वो होते हैं वो राज्य से ये कहते हैं, वो अधिकारी कहते हैं कि राज्य ऐसा करेगा, ठीक है, राज्य ऐसा करेगा, वो होते हैं सकारात्मक, ठीक है। तो हमारे जो मूल अधिकार वो कैसे होते हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक विशेषताओं वाले, ठीक है। हमारे जो मूल अधिकार है वो दो विशेषता नकारात्मक एवं सकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। फिर ये जो मूल अधिकार है ये न्यायोचित होते हैं। कैसे होते हैं मूल अधिकार, न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब कि ये वाद योग्य होते हैं, और ये इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है, जब आपके साधारण जो अधिकार होते हैं जब उनका उल्लंघन होता है तब आपको एक लंबी प्रोसेस के साथ वो जो मामला दायर करना पड़ता है। लेकिन जब मूल अधिकार है अगर इनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 वो कहता है कि आप सीधे
हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपके पास मौका है कि हाई कोर्ट जाने का तो आप पहले हाई कोर्ट जाए, ठीक है। वरना अनुच्छेद 32 जो है वो ये अधिकार देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। किनके लिए? आपका जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी कि मूल अधिकार जो है न्यायोचित है। कैसे है? न्यायोचित है, यानी कि अदालत जाने की अनुमति देते हैं, कोर्ट जाने की अनुमति देते हैं, ठीक है। मूल अधिकार हमें कोर्ट जाने की अनुमति देते हैं। फिर ये जो मूल अधिकार है ना, इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किनके द्वारा? इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है? मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है। गारंटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है ना। मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा सीधे अनुच्छेद 32 के तहत संविधान में उल्लिखित है। फिर ये स्थायी नहीं है। हमारे जो मूल अधिकार हैं इनकी सातवीं विशेषता ये है कि ये स्थायी नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। यानी कि इनमें से कुछ भी कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है और कुछ भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या है? स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। हमारे जो मूल अधिकार है वो स्थायी नहीं है। और वो स्थायी क्यों नहीं है? अगर वो स्थायी होते तो जो संपत्ति का अधिकार था वो इनमें से कम नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमारे जो मूल अधिकार है वो स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, किसके तहत? संशोधन अधिनियम, यानी कि 368 के तहत ही संसद जो है इनमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। साधारण विधेयक के द्वारा इनमें संशोधन संभव नहीं है। इनमें अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन संभव है। और ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। यानी कि क्या कहता है कोड, ठीक है, कि ये जो है ना हमारा जो ये मूल अधिकार है ये पहले तो स्थायी नहीं है, ठीक है। इनमें कटौती या कमी की जा सकती है, लेकिन इनमें कटौती या कमी करने के लिए संसद को क्या करना पड़ेगा? अनुच्छेद 368 के तहत इस प्रावधान को संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस संशोधन में भी क्या होगा कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है। मूल ढांचा यानी कि वो चीज़ें जो हमारे संविधान, हमारे देश के लिए मतलब पूरी आवश्यक है, वो हमारे देश की बुनियादी चीज़ है ना, बुनियादी, ठीक है। अगर उनको जो संसद है उनमें कटौती करती है, ठीक है, जैसे कि समानता का अधिकार, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, ये सब क्या है? ये है मूल अधिकार, है ना, मतलब मूल ढांचा है, ठीक है। ये मूल ढांचा है। तो अगर इनमें जो है संसद कटौती करती है या ठीक है इनमें संशोधन करती है तो वो मूल ढांचे को ऐसा नहीं कर सकती। अगर संसद ऐसा करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या हो गया? मूल अधिकार क्या है? सबसे पहले ये सभी के लिए उपलब्ध है, जिनमें कुछ नागरिकों के लिए है और कुछ विदेशों, कुछ सभी के लिए, विदेशों के लिए भी। फिर ये असीमित नहीं, यानी कि ये बात योग्य होते हैं, सभी सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है, ठीक है। क्या है? ये सभी सरकार के विरुद्ध उपलब्ध है, मूल अधिकार और निजी व्यक्तियों के लिए है। ये दो विशेषता वाले होते हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक, और न्यायोचित भी होते हैं, यानी कि ये कोर्ट जाने की अनुमति होती है इनके उल्लंघन पर, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे मूल अधिकारों को गारंटी प्रदान की गई है, ठीक है। और ये स्थायी नहीं है, ठीक। क्या है? हमारे जो मूल अधिकार है वो स्थायी नहीं है। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। जब देश में आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर इन्हें क्या किया जा सकता है? इन्हें रद्द किया जा सकता है, इन्हें निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। कौन से अधिकार को छोड़ेंगे? सिर्फ अनुच्छेद 20 एवं 21 के अधिकार को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार को तब स्थगित किया जा सकता है जब यह युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो आपातकाल है ना, आंतरिक आपातकाल, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, ठीक है, उसके तहत क्या किया गया था कि हमारे जो मूल अधिकार थे वो खत्म हो गए थे, ठीक है, वो समाप्त हो गए थे। लेकिन अभी नया प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 19
और ये वाले जो आपातकाल है ना 20 और 21 तो कहीं किसी भी हाल में निलंबित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 19 वाले जो अधिकार, जैसे बोलने का अधिकार, आपको लोगों से मिलने का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार है ना, ठीक है, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, ये जो अधिकार है वो क्या है कि आंतरिक आपातकाल लगा हो, ठीक है। आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब अगर आंतरिक आपातकाल लगा हो तब इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है, तो इन्हें क्या किया जा सकता है, हमारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। मूल अधिकार है उन्हें क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। कौन सी विशेषता होगी, ये आ रही है ना, मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है, 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर इन्हें आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। और यह आपातकाल कौन सा होना चाहिए, यह आपातकाल होना चाहिए बाहरी आक्रमण या युद्ध, यानी कि ठीक है, कौन सा होना चाहिए कि बाहर, जब आपके देश के ऊपर किसी ने हमला कर दिया हो या हमारा देश जो है किसी युद्ध में शामिल हो, ठीक है, तब इन अधिकारों, जो मूल अधिकार है, इनको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन तब भी 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर फिर सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 को भी। लेकिन अगर आंतरिक आपातकाल लगाओ, कौन सा आपातकाल लगाओ, आंतरिक, देश में ही आपातकाल लगाओ ना, आंतरिक आपातकाल, तब क्या है, 19 वाले जो अधिकार है ना वो निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन वाला है, तो मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, लेकिन वो आपातकाल कौन सा होना चाहिए, वो आपातकाल होना चाहिए बाहरी आपातकाल, ठीक है, बाह्य आपातकाल होना चाहिए, यानी कि युद्ध की स्थिति हो तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर देश में ही आंतरिक आपातकाल लगा हो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, तब अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, ठीक है। लेकिन इन्हें सशस्त्र विद्रोह अथवा आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमा है। अनुच्छेद 31B, ठीक है, कौन सा, ठीक है, अनुच्छेद 31 का जो है वो संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमा है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यकरण नवी सूची में शामिल किया गया है एवं अनुच्छेद 31 कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावर्ती आदि, यानी कि क्या है कि जब देश में हमारे भूमि सुधार आंदोलन चलाया जा रहा था, ठीक है, देश में क्या किया जा रहा था, भूमियों को वितरित किया जा रहा था, ठीक है, तब क्या हुआ था कि जो तब क्या ये वाला जो संपत्ति का अधिकार था वो किस में था, वो मूल अधिकार में था, ठीक है। तो संसद इनमें क्या संशोधन नहीं कर, मतलब संसद जब इन भूमियों को वितरित करने जाती थी, सही पात्र तक पहुंचाती थी, ठीक है, या सरकारों द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा था, तब क्या होता था कि जो जमींदार थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, ठीक है, और सरकार के खिलाफ आदेश लेके आ जाते थे कि सरकार, क्योंकि वो मूल संपत्ति का अधिकार था जो वो क्या था, मूल अधिकार, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, एक आर्टिकल 31B के तहत है ना, आर्टिकल 31B के तहत एक नवी सूची बनाई गई। कौन सी नवी सूची जोड़ी जाती है, जिसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि नवी सूची में जो भी मामले डाल दिए जाएंगे, ठीक है, उन पे क्या करेगी, उन पे कोर्ट जो है अपना कोई निर्णय पारित नहीं करेगी। यानी कि नवी सूची में अगर आपने कोई मामला डाल दिया है, जैसे कि उनकी जमीन इनको ऐसे वितरित करनी होती थी, तो वो जो मैटर है वो नवी सूची में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता था, सुप्रीम कोर्ट पे इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकती थी, ठीक है। इसी तरीके से इसलिए फिर बाद में तो नवी ये जो प्रावधान था 1973 में, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर निरस्त कर दिया था, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है।
तो ये 31B की कहानी। लेकिन 31C, ठीक है, 31C कुछ कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों एवं व्यावर्तियों की, ठीक है, व्यावर्तियों यानी कि उनको जो प्रभावित करने वाले विधि है उनसे संबंधित है, ठीक है। फिर आर्टिकल 33 आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, लेकिन आर्टिकल 33 ये क्या करता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, गुप्तचर संस्थाएं होती हैं ना, ठीक है, क्या होते हैं सशस्त्र बल, आर्मी, पुलिस और गुप्तचर जो संस्थाएं होती है हमारी, उन पे क्या करती हैं कि उनकी सेवाओं से संबंधित, है ना, उनकी सेवाओं से संबंधित क्रियान्वयन पर संसद जो है प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। यानी कि ये जो लोग हैं, ठीक है, इन सशस्त्र बलों और सैनिक बलों, गुप्तचर संस्थाओं में काम करने वाले लोग, पुलिस में, इनमें काम करने, आर्मी में काम करने वाले लोग, ये क्या कर सकते हैं, ये मतलब ये ना कोर्ट नहीं जा सकते कि अगर इनके अधिकारों में कुछ इनके अधिकारों पर अगर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, इनके सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन में, है ना, इनकी जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित क्रियान्वयन के लिए अगर संसद द्वारा इन पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये कोर्ट नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते, ये जो लोग है आर्टिकल 33 के तहत ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 34 क्या कहता है, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जब फौजी कानून जो है वो प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब है सैन्य कानून से, ठीक है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया गया हो, ठीक है। आर्टिकल 34 के तहत ये कहा गया है कि उन स्थानों पर भी इसके बारे में मूल अधिकारों पर बैन लगाया जा सकता है जहाँ पर सैन्य शासन जो है वो लागू हो, ठीक है, क्या हो, सैन्य शासन लागू हो, ठीक है, आर्टिकल 34 के तहत। फिर आर्टिकल 35, इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित है, क्या है, स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसे कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकता बनी रहे। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि ये जो मूल अधिकार है ये क्या है, स्वयं में प्रवर्तित है, यानी कि ये स्वयं से ही लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको कानून की मदद से लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, कानून की मदद से इन अधिकारों को लागू किया जाता है। तो इन अधिकारों को लागू करने के लिए कोई राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, संसद के द्वारा। आर्टिकल 33 है ना, अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि अर्धसैनिक बलों, सैनिक बलों एवं गुप्तचर संस्थाओं, है ना, एवं गुप्तचर संस्थाओं, इनकी जो सेवाएं है ना, इनकी सेवाओं से संबंधित क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 33 के तहत ये जो संस्थानें हैं इनके ऊपर संसद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कह सकती कि ये हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, क्या नहीं कह सकते ये कि ये हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इनकी सेवाएं ऐसी है तो इस आधार पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 कहता है कि जहाँ पे सैन्य शासन लागू, वहां पर भी जहाँ पर क्या हो, सैन्य शासन हो, वहां पर मूल अधिकार नहीं होंगे, है ना, वहां पर मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 कहता है कि आर्टिकल 35 कहता है कि ये जो मूल अधिकार है ये स्वयं में क्या है, प्रवर्तित है। ठीक है, ये स्वयं से ही लागू हो जाते हैं, लेकिन जो अधिकार लागू नहीं होते, ठीक है, क्या होते, जो फंडामेंटल राइट स्वयं लागू नहीं होते, उन्हें कौन लागू करेगा, उन्हें लागू करेगी संसद।
ठीक है, उन्हें लागू करने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, ना कि विधानमंडल के द्वारा, ना कि विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, ऐसा कानून जो है, अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो बनाया जाएगा संसद के द्वारा, न कि कोई राज्य विधानमंडल के द्वारा ऐसा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल 12, 13 एवं 14। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।